अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्हें 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ तोशाखाना केस में भी एहतसाब अदालत ने लीगी कायद के वारंट मुअत्तल कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नायब प्रोसिक्यूटर नईम संघेड़ा ने मौक़िफ़ अपनाया है कि नवाज शरीफ को आने दें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जबकि एहतसाब अदालत में नायब प्रोसिक्यूटर ने कमाल फराख दिली का मुजाहरा करते हुए खुद ही अदालत से ये कह दिया कि नवाज शरीफ के वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दें। आखिर इस मेहरबानी की वजह क्या है और मियाँ साहब की राह के कांटे अचानक कैसे फूल बन रहे हैं, इस पर भी बाज़ हलकों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। तहम नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम के रुकन अताउल्लाह तारड़ के नज़दीक ऐसा कुछ नहीं है। हिफाजती ज़मानत मिलने का यही तरीक़ाकार है। इस्लामाबाद लैंड करने के बाद एक कानूनी मुशावरत करने के बाद लाहौर जाएंगे, मगर लाहौर का जलसा अपने टाइम पर मुकर्ररा वक्त पर होगा। इस्लामाबाद में सिर्फ वो कानूनी मुशावरत करने के लिए कुछ देर के लिए रुकेंगे। सर, कहा जा रहा है आपको रिलीफ दिया गया, अब तो ना जज बीमार हुए हैं, ना ही कोई काज लिस्ट जो है उसे कैंसिल किया गया, आउट ऑफ द वे जाके आपको रिलीफ दिया गया। प्रोटेक्टिव बेल मिलती होती है और नैब का बयान आपके सामने है। जब बेटे से तनख्वाह ना देने पे निकाला गया था, जब अरशद मलिक की वीडियो बनाई गई थी, जब शौकत अली सिद्दीकी को कहा गया था हमारी मेहनत जाया हो जाएगी, तब क्या मामला था। अता तारड़ की तरह आजम नज़ीर तारड़ भी नवाज शरीफ की वापसी के शेड्यूल में तब्दीली की खबर की तरदीद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि हिफाजती ज़मानत मिलने के बावजूद नून लीग के कायद लाहौर आने से पहले इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं? क्या फ़कत पार्टी से मुशावरत करनी है या कोई ख़ास मुलाकात तय है? ये तो बहरहाल हफ्ते के रोज़ ही पता चल सकेगा। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से दुबई पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने एक अहम मुलाकात भी करनी है, जिसके बाद वो खुसूसी तैयारे के ज़रिए पाकिस्तान आएंगे। लेकिन यहाँ आकर वो कौन सा बयानिया अपनाएंगे और उनके आने से पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीली आएगी, इस हवाले से बात करते हैं दुबई में मौजूद सीनियर सहाफ़ी अज़हर जावेद से। अज़हर लंदन से नवाज शरीफ साहब के साथ ही पहुंचे थे और अब वो दुबई में मौजूद हैं। अज़हर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि दुबई में नवाज शरीफ साहब की क्या मसरूफियात हैं और कोई अहम मुलाकात भी उनकी तय है दुबई में? जी, बहुत शुक्रिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर कबल दुबई पहुंचे हैं। इससे कबल वो सऊदीया गए थे और सऊदीया में उनकी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। उन्होंने उम्रा भी किया है और मदीना में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पे हाजिरी भी दी। वहाँ पे भी उनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, बल्कि आज भी जब वो चलने लगे तो उससे पहले भी उनकी एक मुलाकात थी, जिसकी वजह से उन्हें डिले करना पड़ा अपना थोड़ा सा ट्रैवल को। लेकिन अब वो दुबई पहुंच चुके हैं और उनकी कल यहाँ पर मसरूफियात हैं। यहाँ मसरूफियात में उनकी कुछ मुलाकातें, जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि कुछ दुबई के अहम जो शख्सियात हैं यूएई की, उनके साथ ये मुलाकातें होने जा रही हैं और इन मुलाकातों में पाकिस्तान के आइंदा सियासी और मुआशी कदोखाल के हवाले से डिस्कस होगा। और इन मुलाकातों का जो सारा अहवाल है वो तो जारी बात है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या उनकी टीम ही जानती है। लेकिन ये भी इतलात है कि इसहाक डार साहब भी दुबई पहुंच रहे हैं और वो भी उन मुलाकातों का हिस्सा हो सकते हैं। तो इस्लामाबाद आने में क्या हिकमत है अज़हर? देखिए जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान वापसी है उसमें जो आपको लीगल चैलेंजेस नजर आए हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद के एक मरकजी मुकाम था जहाँ पे अदालतों में उनकी पेशी थी। अब जो पहले जब ये इनका शेड्यूल तय हुआ था 8:30 बजे सुबह, चंद दिन कबल के ये यहाँ से चलेंगे और 12-1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे, तो उस वक्त कंफ्यूजन ये पैदा हुई कि अगर 12 साढ़े 12 बजे अगर वो लाहौर लैंड करेंगे तो फिर जलसा उसमें बहुत सा टाइम है, तो क्या होगा। जिसके बाद ये खबर आई कि वो इस्लामाबाद उतरेंगे। जो मेरी मालूमात ये कहती हैं कि लीगल इशू है, लीगल इशू के हवाले से कुछ मामलात हैं जिनको वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। उनकी टीम अभी ये नहीं बता रही, लेकिन कोई ऐसी मुलाकात नहीं है कि जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद उतरेंगे। कुछ लीगल, क्योंकि उनकी टीम ने बड़ा कह सकते हैं सीक्रेटली या अपने उनके और कौंसल का मामला था वो, और उन्होंने बड़े तरीके से उसको आखिरी वक्त तक खुफिया रखा अपनी कानूनी हिकमत अमली को। तो अभी भी यही कहा जा रहा है जो कि कोई लीगल इशू है जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद उतर के कुछ कोई मीटिंग या कुछ इस हवाले से तय है चीजें। उसके बाद वो दूसरे लोग जहाज में ही बैठे रहेंगे, फिर वही जहाज जो है वो लाहौर की तरफ आएगा और लाहौर पे लैंड। अच्छा अज़हर, 4 साल बाद मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और इस वक्त अवाम उनके बयानिए की मुंतज़िर है कि वो क्या बयानिया अवाम के सामने पेश करते हैं।
एहतसाब का बयानिया पहले लंदन से आया, फिर शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर पाकिस्तान से लंदन पहुंचे, फिर सुना कि शायद कन्विंस किया गया है मियां साहब को कि इस बयानिए से थोड़ा पीछे हटें। क्या पाकिस्तान आकर मियां साहब कुछ सरप्राइज दे सकते हैं? कुछ खबरें हैं आपके पास ऐसी? जी देखें, जो बयानिया होता है इलेक्शन के लिए कुछ होता है, आम दिनों के लिए कुछ होता है। अच्छा। तो जो इलेक्शन है, इलेक्शन में आपको तमाम कुव्वतों को, तमाम अपनी जो जो ताकतें होती हैं उनको साथ लेके चलना होता है। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो बात की थी, जिनको उनका बयानिया कहा जाता है, वो उनकी क्लोज डोर मीटिंग थी जो हुई लाहौर में, और उन्होंने उससे वीडियो लिंक से खिताब किया। वो बात है, ये बात तो मैं नवाज शरीफ से पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ, जब से भी वो यहाँ पे बैठते हैं या उनसे मुलाकात होती थी, तो जो बातें उन्होंने की वो मुसलसल कहते रहे, और मेरा ख्याल है वो आइंदा भी कहेंगे। अच्छा। चाहे वो इलेक्शन के बाद कहें, क्योंकि जो मामलात हैं, जो चीजें हुई हैं, वो जिन 5 लोगों को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, वो उस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब एक वक्त की जरूरत है, इलेक्शन है, तो इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया, वो मईशत होगी, मईशत की बहाली होगी, यही नारा लगाया जाएगा और इसी नारे पे इलेक्शन को आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि अभी मईशत ही सबसे बड़ा मसला है, महंगाई। जी हबीब साहब। जी अजहर, एक बात की जा रही है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो किसी सेटिंग के तहत आ रहे हैं, इलेक्शन महज एक तकल्लुफ है, असल बात यह है कि उनका वजीर आजम बनना तय है। इस बारे में आप कुछ बताएं। आपकी तो बड़ी मुलाकातें रही लंदन में और बहुत सारी चीजों के आप ऐनी शाहिद हैं। हबीब साहब, मैं तो बहुत सारी चीज़ों का यानी शायद हूँ। 2006 से जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन लैंड किए थे सऊदीया में जलावतनी ख़त्म करके, तो उनके साथ भी जो मामला थे, उस वक्त भी कहा जाता था मियां नवाज शरीफ की कहानी ख़त्म हो गई है। मुशर्रफ अपने इक़्तिदार के सबसे बड़े क्या कहते हैं पावरफुल उस वक्त शख्स था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि नवाज शरीफ वापस आएगा। ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि वो वज़ीर आज़म बना। फिर आपने देखा कि कैसे हालात बदले, वाक़यात बदले, और नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ जब वापस आए उनको सऊदीया भेज दिया गया, सऊदीया भेजने के बाद फिर उनका वो वापस आए। तो मैं उस वक्त भी उनके साथ आया था, 2007 की ये बात है, 8 सितंबर। हाँ, हमारा जो सियासी निज़ाम है या हमारी जो ताकतवर जो कह सकते हैं हल्के हैं, उनका कोई एक क्या कह सकते हैं कि एक मुस्तकिल विजन नहीं होता। वो वक्त के साथ, हालात के साथ बदलते हैं। हमने 2017 में जो चीजें देखी कि जिस तरह पनामा में हुआ, नवाज शरीफ के खिलाफ एक GIT बनती है, व्हाट्सएप पे बनती है, उसके बाद एक जज साहब बुलाते हैं और एक उनको जो 5 हीरे मुंतखब किए जाते हैं, नवाज शरीफ को इम्प्लीकेट किया जाता है, वो दौर भी देखा। उसके बाद रोजाना पेशियां भी देखी, जस्टिस साकिब निसार साहब ने जिस तरह एक अब क्या सूरत हाल है? अब भी वही सेटिंग है। मैं वही बता रहा हूँ ना। तो उस जी मैं बता रहा हूँ, 2017 में जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ वो एक खुली दास्तान है, किस तरह ताकत और एक कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। अब जो चीज है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं उनके लोग समझते हैं, जब मैं जाहिर बात है आप उससे मेरा ख्याल है उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन उनके वकला, उनके हामी ये समझते हैं कि उस वक्त उनके साथ ज्यादती हुई, उनके खिलाफ गलत केसेस बनाए गए। अब जो चीजें, जो कुछ भी हुआ पिछले 5 साल में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस तरह सजा दी गई, जो भी हुआ, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो भी पैदा हुई, वो इस मुल्क के लिए तबाहकुन हुई। उसके जो असरात है आपने भी देखे। अब आपको एक स्टेबल एक सियासी निजाम की जरूरत है। अब अगर इंटरनेशनल कुव्वतें हम देखें, सऊदीया हो, UAE हो या कतर हो या चाइना हो, वो इस वक्त नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। नवाज शरीफ को ऐसे ही सैर करने के लिए लेकिन अजहर अवाम की ताकत इन सब ताकतों से ज्यादा बड़ी है। माजी में मियां साहब के साथ जो कुछ होता रहा, उन्हें सिंपैथी मिलती रही अवाम की, लेकिन अब की बार जब वो आ रहे हैं तो अवाम की सिंपैथी नहीं है उस तरह से, क्योंकि 16 माह की जो नून लीग की PDM की हुकूमत थी, उससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, वोट बैंक मुतासिर हुआ, मकबूलियत मुतासिर हुई, बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त उनका इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, मैंने बिल्कुल यही बात की। जो महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, इस महंगाई को अगर काबू पाएंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। और जो नवाज शरीफ दुबई फिर रहा है या सऊदीया गया, तो वो मेरा ख्याल है वो उस महंगाई पे काबू पाने के लिए एक हिकमत अमली के तहत ही गए हैं। अब ये अवाम की आप बात करती हैं तो 2018 में यही अवाम थी जिसने नवाज शरीफ को वोट दिया था। और जो इल्जामात लगते हैं कि RTS बिठाकर इमरान खान साहब को लाया गया, पंजाब में फिर भी सबसे मकबूल या सबसे ज्यादा जो सीटें थी वो नून लीग को मिली, लेकिन उसके बावजूद पंजाब को नहीं। आपकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है अजहर
कि जैसे कहीं ना कहीं कोई सेटिंग है, यानी कोई ये बात तयशुदा है, मतलब जैसे अब नवाज शरीफ साहब है वो पाकिस्तान के बिहाफ पे कैसे कोई बात कर सकते हैं जाके कि पाकिस्तान ये करेगा आप बशर्ते कि हमें इस तरह मदद करें। अब अभी तो उनकी हैसियत वजीर आजम की नहीं है, वजीर की नहीं है, कोई हुकूमती हैसियत उनकी नहीं है, तो जाहिर है जब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो उन्हें हुकूमत का यकीन है, तभी वो ये अहम मुलाकातें कर रहे हैं ना, कि उन्हें हुकूमत मिलनी ही मिलनी है, इसलिए मैं इस तमाम लोगों से बातें कर लेता हूं, पहले कुछ कमिटमेंट्स कर लेते हैं। क्या ये हो रहा है? हबीब साहब बिल्कुल आपने सही कहा। अभी वो वजीर आजम नहीं है, लेकिन वो एक 3 बार के साबिक वजीर आजम है, एक बड़ी जमात के सरबराह भी हैं, और उनका एक अपना ताल्लुक भी है, चाहे वो सऊदीया हो, यूएई या कतर हो। तो इस हवाले से अगर आप ये कहें कि सेटिंग है, डील है, सिर्फ और सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई, जिस तरह उनको कानूनी तौर पर पीछे पछाड़ा गया है चंद गलत जजेस के हवाले से, जो उनका इल्जाम है उनके खिलाफ की गई, वो सिर्फ ये कहते हैं कि उनका अजाला किया जाए। और नवाज शरीफ जहां तक सेटिंग की आप बात करते हैं, आप मेरे से ज्यादा समझते हैं हबीब साहब। आप इस सियासत के ऐवानों को और उसके पीछे जो सरकर्दा या पसे पर्दा कुव्वतें हैं, उनको भी आप ज्यादा मेरा ख्याल समझते हैं। अब जो हालात है, आप क्या समझते हैं कि एक ऐसी जमात जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है, जिसने पाक फौज के इदारों पे हमला किया, जिसके चेयरमैन पे ये इल्जाम है कि वो उसका मंसूबा साज है, और ना सिर्फ इल्जाम है, उसके खिलाफ शहादतें भी आ रहे हैं, उसके अपने दोस्त उसके कुलीग कह रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वो जमात इक़्तिदार में आएगी? क्या आप समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को एक दफा फिर आप इक़्तिदार में देंगे? पीछे क्या बचता है? पीपल्स पार्टी एक तो ये फैसला हम नहीं कर सकते अजहर, ये फैसला पाकिस्तान की आवाम कर सकती है, पाकिस्तान की अदालतें कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। हबीब साहब, पंजाब और जीटी रोड की सियासत अब वो नहीं रही है जो मियां साहब के लंदन जाने से पहले थी। 4 सालों में आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदल चुका है? देखिए, एक बहुत बड़ी तब्दीली तो आज ही हमने देखी, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के वैसे तो 139वें नंबर पे आता है अपने कानूनी निज़ाम के हवाले से, लेकिन आज पाकिस्तान में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अच्छा। हमारे डिजिटल मीडिया के उमर वकार साहब हैं, आज उन्होंने तहकीक करके मुझे बताया, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो मुख्तसर तरीन मुकदमा चला था, वो एक चला था 2004 में, और ये चला था न्यूजीलैंड में शायद। और उन्होंने मुझे बताया कि ये मुकदमा जो था सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए ज्यूरी ने सुना, और 1 मिनट में ज्यूरी ने फैसला कर दिया। अच्छा। और दूसरा मुकदमा था अमेरिका का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में फैसला हो गया और एक शख्स को मुजरिम करार दे दिया गया। पाकिस्तान के बारे में भी तो कुछ बताएं ना अभी साहब। में आज पाकिस्तान में 7 मिनट में फैसला हो गया। अच्छा। यानी तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो घड़ियां रख के बैठे हुए थे, उन्होंने समात की इब्तिदा से लेकर आखिर तक देखा, और 7 मिनट में फैसला हो गया। गोया आप देखिए कि पाकिस्तान का निजाम इंसाफ जब काम करने पे आता है तो किस तेजी से आता है, और कितनी तेजी दिखाता है। तो इतनी तेजी से हम मुकदमात से बरीयत भी देख सकते हैं मुस्तकबिल में? जी, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आज पाकिस्तान की अदालत में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और सिर्फ 7 मिनट के अंदर अंदर एक कॉन्विक्ट को जमानत मिल गई। अच्छा। तो लिहाजा ये कुछ छोटी बात नहीं है। तो पहले तो इस पे मुबारकबाद कबूल कीजिए। मुबारकबाद तो आपको देनी चाहिए हबीब साहब, जो जनाब नवाज शरीफ और आईन की सरबलंदी के लिए तो हमेशा आप बात करते हैं। जी, और ये पहली तब्दीली थी जो जनाब नवाज शरीफ के पाकिस्तान में कदमे रंजा फरमाने से पहले ही वाक़या हो गई। अच्छा। तो लिहाजा एक तो आपको समझ आ गई होगी थोड़े लफ्जों में कि मैं क्या अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये तब्दीली मैंने आपने पूछा ना क्या तब्दीली आई, तो पहली तब्दीली तो ये आ गई। दूसरी तब्दीली 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पड़ा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर उसको रंदा करके उसको ऐसा प्लेन और मुलायम कर दिया गया है कि अब नवाज शरीफ साहब इस रंदी हुई जमात के ऊपर रौंद के गुजर जाए, हर चीज कोई परवाह नहीं होगी। तो लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो हम देख रहे हैं कि PMLN के पर्सपेक्टिव से बड़ी पॉजिटिव है। अच्छा, ठीक है। इससे पहले तीसरी बात यह है कि इससे पहले पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन तक, पोलिंग डे तक पता नहीं होता था कि हुकूमत बनेगी तो कैसे बनेगी और किसकी बनेगी।
अब कहने को तो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन 2018 तक भी सांस ऊपर नीचे कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और PMLN के होते रहे वो भी सबको पता है। तो ये पहला मौका है कि जनाब नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं और इलेक्शन का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने का जिक्र कर रहा है। चौथी बार आएंगे और वजीर आजम बन जाएंगे। तो लिहाजा कितनी बड़ी तब्दीलियां हैं जो नवाज शरीफ साहब के लिए रूनुमा हो चुकी हैं। और इससे पहले पाकिस्तान में तब्दीलियों, इतनी बड़े पैमाने पे तब्दीलियों का होना किसी भी शख्स के लिए मुबारक और मसूद साबित नहीं हुआ जितना माशाअल्लाह। ये तो वो तब्दीलियां ना हबीब साहब जो उनके लिए रूनुमा हो चुकी हैं। ग्राउंड सिचुएशन भी तो बताएं ना कि ग्राउंड पे क्या तब्दीलियां आई हैं, अवाम के जहनों में क्या तब्दीलियां आई हैं, वो भी तो बताएं ना। देखिए, अगर तो नवाज शरीफ साहब ने, ये सवाल मैं उस वक्त बड़ा इसको वैलिडेट करता जवाब देके कि जब बाकायदा तौर पर एक हमें नजर आ रहा होता कि सारी जमातें दौड़ रही हैं, इलेक्शन की कैंपेन कर रही हैं और फिर उनके जलसे हो रहे हैं, सबने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं इस सूरत में यकीनन आपको बताता कि अवाम की जहन में क्या है और किस हल्के में क्या सूरत हाल पेश आ सकती है, किस सूबे में क्या बनता नजर आ रहा है। तो अब तो आपको पता है कि क्या बनना है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में आपका सवाल जो है वो सवाल तो वैलिड है, लेकिन हालात उसको वैलिडेट करने की इजाजत नहीं देते। और मैं वैसे भी एक बुनियादी तौर पे खौफजदा आदमी हूं, तो मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा हबीब साहब, बयानिया क्या अपनाएंगे नवाज शरीफ साहब? गो के पहले भी आप इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन चलें जरा एक बार फिर से ताजा कर लेते हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब का बयानिया जब वो यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, और अव्वल तो अगर इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, जिसमें इलेक्शन का मतलब आप समझती है ना कि जिसमें सारी एक से ज्यादा पार्टियां हिस्सा लेती हैं जी। एक से ज्यादा उम्मीदवार हर हल्के में नजर आते हैं, जिसके वोट होते हैं उसी के गिने जाते हैं, बाकायदा इलेक्शन कैंपेन भी सभी चलाते हैं। तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया किया जाता है। इसका नाम है इलेक्शन। ठीक। अब अगर तो इस तरह के इलेक्शन से उनका वास्ता पड़ा तो फिर ये बात लिख के रख लीजिए कि जनाब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे तो वो अदलिया के बारे में भी गुफ्तगू फरमाएंगे, वही जो उनकी एक बंद कमरा मीटिंग की वीडियो बाहर आने की सूरत में हुई और सबने देखा। और फिर वो बहुत सारे हमारे मुसल्लह अफवाज के साबिक सरबराहों के बारे में भी तकाजा करेंगे कि उनका एहतसाब किया जाए। सीनियर ऑफिसर्स के बारे में तकाजा करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपनी उस इनडोर मीटिंग में ऐलान किया था। तो लिहाजा अगर तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड लेवल पेइंग फील्ड के मुताबिक हुआ तो फिर तो ऐसे होगा। लेकिन अगर जाहिर है, अगर जैसे पलड़े बराबर किए गए हैं जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश के ऐन एहतराम में, तो उसके नतीजे में तो फिर जाहिर है नवाज शरीफ साहब का कुछ कहना या ना कहना तो मैटर नहीं करता ना, क्योंकि वहां पे तो सूरत हाल ही कुछ और है। वो इलेक्शन कैंपेन चलाएं तब भी ठीक, ना चलाएं तब भी ठीक, घर में बैठे तब भी ठीक, जलसे करें तब भी ठीक। तो लिहाजा ये तो इसके लिए तो फिर वो उनका जो बेशक पाकिस्तान ना भी आते, इस सूरत में मैटर नहीं करता, इलेक्शन गैर मौजूदगी में भी हो जाते। जी, आप देख चुके उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना चुकी है। मतलब अब इसमें और क्या रह गया है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने PDM की शक्ल में क्या हुकूमत नहीं बनाई उनकी गैर मौजूदगी में? और क्या उस हुकूमत के सभी फैसलों के सभी अहम फैसलों के बारे में हम नहीं जानते कि लंदन से क्या हदायत आती रही? तो हबीब साहब, आपको ये क्या लग रहा है? आपको लग रहा है जलसा इनका कामयाब हो पाएगा? बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, 10 लाख लोगों का टारगेट रखा गया है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि अगर जलसा नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा? आप मुझे ये बताएं। इसका फ्लिप साइड है ना सवाल। इसलिए देखिए, सवाल इसलिए अहम होता है कि उसके होने और ना होने के इम्कानात कई होते हैं, ठीक है ना, तब वो इम्पोर्टेंट होता है ना। अच्छा। जब हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि अगर जलसा नाकाम हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें इस सवाल पे ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है कि जलसा कितना बड़ा है, कितना नवाज शरीफ साहब के कितना पाकिस्तान आने से पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली आएगी हबीब साहब? देखिए, पाकिस्तानी सियासत में जो तब्दीली आनी चाहिए वो है एक उसूली तब्दीली ये आनी चाहिए। मैं अगेन अर्ज कर रहा हूं, वो जो आनी चाहिए वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं तो इनकी मुखालिफ सभी पार्टियों को इक्वली काम करने का मौका दिया जाए। ये है वो ख्वाहिश जो किसी भी
जमहूरियत पसंद, दस्तूर पसंद शख्स की हो सकती है। ठीक। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी मामला हमें दरपेश है, उसमें मुझे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आती हुई नजर फिलहाल नहीं आ रही आज की तारीख तक। और पाकिस्तान में आपको पता है कि 24 घंटे बहुत बड़ी मुद्दत होते हैं प्रेडिक्शन के लिए। अच्छा, ठीक है, एक ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाक अरब रिफाइनरी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं। आम इंतखाबात, नैब तरामीम और शहरियों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के केस मुकर्रर होने की वजह से दीगर केसेस को सुनना मुश्किल होगा, इसलिए पाक अरब रिफाइनरी केस 2 माह से पहले दोबारा समाअत नहीं कर सकते। हबीब साहब, बिल आखिर आपकी सुनी गई, आप बार बार ये चाहते थे कि इंतखाबात का केस जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाए, मुश्किल मुकदमात क्यों लग रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को? ये उसकी वजह है कि इससे पहले आप देखिए कि जब इंतखाबात का केस चला था तो एक चीफ जस्टिस के खिलाफ, यानी चीफ जस्टिस उनके हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके पेश रहो जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ, जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ बाकायदा तौर पर तौहीन आमेज कलमात अदा किए गए थे, तकरीरों की सूरत में अदा किए थे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने अदा किए गए थे। ये वही केस है कि इंतखाबात को रोकने के लिए पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट जो जेरे नगी आई हुई थी इस PDM के गिरोह सियासतकारा के, उसने बाकायदा तौर पर उल्टे सीधी करारदादें मंजूर करना शुरू कर दी थी। आपके मुल्क का साबिक वजीर आजम इस केस की समाअत के दरमियान रुकावट बन के बल्कि सद्दे सिकंदरी बनकर खड़ा हो गया था। आपके मुल्क का वजीर खजाना, उसने खजाने की चाबियां किसी दरिया में फेंक के भूल गया था कि वहां से इलेक्शन के लिए, यानी इन पाकिस्तान में रहने वाले 25 करोड़ इंसानों के बुनियादी हक और हक राय दही, जिसके ऊपर दस्तूर की इमारत उस्तवार है, उस इमारत को गिराने के लिए आपने, उस इमारत की मुरम्मत के लिए आपके पास आपके खजानेदार ने कहा था कि आपके पास पैसे नहीं हैं। उसके अलावा बेशुमार ऐसी कुव्वतें बरूए कार आ गई थी कि जिनको देख के लगता था, जो नजर तो नहीं आती थी लेकिन उनके वजूद का एहसास होता था कि वो भी इलेक्शन नहीं चाहती। तो इतना ये कोई आसान केस नहीं है। लेकिन उस वक्त तो चले हबीब साहब, PDM की हुकूमत थी, अब तो निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली ना। ये एक तो यह है कि PDM की हुकूमत को निगरान हुकूमत से अलग करना, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, अब मैं इसमें क्या अर्ज कर सकता हूं। अच्छा, मसला यह है कि क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है इसमें हाल ही में शामिल होने वाले वज़रा और पहले से मौजूद वज़रा के बयानात ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि ये दरअसल निगरान हुकूमत किन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। क्या इसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं कह चुकी कि ये मुस्लिम लीग नून की कंटिन्यूएशन है? क्या पंजाब की हुकूमत ने पकड़ धकड़ नहीं शुरू की कि नवाज शरीफ साहब का जलसा जो है वो खैर खैरियत से गुजरे और उनके जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों पे छापे नहीं पड़े? तो एक तो आपने इस हुकूमत के बारे में जो कुछ फरमाया है सर आंखों पे, अल्लाह करे ये ऐसे ही हो। अच्छा। मैंने जो कुछ कहा है ये सारी बदगुमानियां हों, लेकिन अभी तक इस बदगुमानी को गलत साबित करने का कोई इक़दाम मेरे सामने तो नहीं आया। तो लिहाजा एक माहौल जो है, इस वजह से अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा इसको मुश्किल फैसला कह रहे हैं, यानी मुश्किल केस कह रहे हैं, तो ये वाकई मुश्किल केस है। उसके बाद इसमें एक और दूसरी मुश्किल भी है। वो मुश्किल खुद जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से है। अच्छा। क्योंकि ये जो इलेक्शन का फैसला है और मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का फैसला है, इन दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक किरदार है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब वजीर आजम थे जनाब इमरान खान साहब, तो उनके हवाले से एक केस था और उस केस में जस्टिस गुलजार ने बाकायदा तौर पर नाम लेके एक फैसले में तहरीर फरमाया था कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा वजीर आजम, यानी उस वक्त के वजीर आजम से रिलेटेड फैसलों से जरा दूर रहें। तो क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था और बाद में अगरचे उन्होंने अपनी वजाहत भी की थी, वो भी उस फैसले का हिस्सा ही है। और लेकिन बहरहाल एक उस वक्त के बेंच ने उनके बारे में ये बात कही थी। फिर ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा समझते हैं या वो ऑन रिकॉर्ड कुछ इस तरह की बातें कह चुके हैं कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके मामलात कुछ बिगड़े हुए मालूम होते हैं। मुझे ये तवक्को नहीं है, बिल्कुल भी ये तवक्को नहीं है कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा
अपने दिल के मुताबिक फैसला करेंगे, बल्कि वो अपने वो कानून के मुताबिक और अदल और इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल इसके लिए किसी भी इंसान जो उन्हें माफ करने, उनके बिलाशुबा वो माफ करने में अपना सानी नहीं रखते, लेकिन उन्हें बहुत कुछ भुलाना भी पड़ेगा। तो लिहाजा ये केस एक मुश्किल केस है, ना सिर्फ अदालत के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, बल्कि खुद जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए भी। ठीक है, देखते हैं कि इस मुश्किल मरहले से कैसे वो बाहर निकलते हैं। जनरल इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को बराबरी की सतह पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए जिस मुफाहिमती और मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हुआ था, इसके हवाले से अब ये इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमती वज़रा और दीगर अफराद की गुज़श्ता दिनों जो मुलाकातें हुई थीं उसमें किसी भी सतह पर ये इशारा नहीं दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी क़यादत के हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है। पसे पर्दा क्या चल रहा है, क्या मुफाहिमती अमल को सबोताश करने की कोशिश की जा रही है, क्या इंतखाबात की पिच न्यूट्रल होगी, ये इस वक्त बड़े सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं। हबीब साहब, ये जो आज हम बातें सुन रहे हैं, हम तो पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल यही बात कर रहे थे कि चलें ये बड़ी खुशाइन बात है कि बहरहाल एक मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हो रहा है, लेकिन जिस तरह से निगरान वज़ीर इत्तलात साहब ने बात की, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कर रहे हैं, क्या समझ नहीं आई कि इन बातों का क्या मकसद है? देखिए, जहाँ तक निगरान वज़ीर इत्तलात जनाब सोलंगी साहब का मामला है, तो सोलंगी साहब उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं। यानी ऐसी कोई चीज़ सोलंगी साहब का मैंडेट नहीं है कि वो पुलिस तमाम सियासी फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात करें। एक निगरान गवर्नमेंट के तौर पर उन्हें बहरहाल उन्हें एक लेजिटिमेसी की जरूरत उनकी है, उनकी वजह से किसी को लेजिटिमेसी नहीं मिलनी। यानी अगर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं तो इससे उनके कद काठ में इजाफा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशंस कुछ डिफरेंट होती हैं। और अगर आप इससे, यानी मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मेरी सोलंगी साहब से भी बात हुई, मेरी शफकत महमूद साहब से भी बात हुई, दोनों ने इस बात से कहा कि जनाब बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन जाहिर है हम दोनों को अपनी अपनी लिमिटेशंस का पता है। तो लिहाजा ये कहना कि जनाब शफकत महमूद साहब और जनाब मुर्तज़ा सोलंगी साहब आपस में मिलेंगे तो इससे कहीं बात आगे बढ़ने की, रिकन्सिलिएशन की कोई अलामत इससे ली जा सकती है, तो ये बात गलत है। मैं उस दिन भी इसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत। लेकिन हबीब साहब, दूसरी तरफ पैरेलल ये मामला चल तो रहा है ना, सदर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब भी रोल प्ले कर रहे हैं, मामला तो चल रहा है ना। देखिए, ये ख्वाहिशात है। अच्छा, अभी आपका दिल नहीं चाहता एक पाकिस्तानी के तौर पे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें सुकून आए, चाहता है। क्या मेरा दिल ये नहीं चाहता? क्या पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग अपने मुल्क को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते? देखना चाहते हैं। क्या हम इस वक्त जिस सियासी दलदल में फंसे हैं पाकिस्तान में, कोई भी जो दिलो दिमाग रखता है, क्या वो चाहेगा, वो पाकिस्तानी चाहेगा कि पाकिस्तान इसी दलदल में आगे इसी में फंसा रहे और इससे आगे ना निकले? तो देखिए, ये तो ख्वाहिशात है। अब यहाँ से मामला है कि इसको करना कैसे। अगर तो सबके दिल में ये ख्याल आ जाए और वो समझे कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, इस वक्त उस ख्याल की नीयत पर, उस ख्याल की नेचर जो है ना आगे बढ़ाने की, वो मैं आपको बताता हूँ बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, वो मैं समझता हूँ कि दरअसल मैं ही वो वाहिद शख्स हूँ जो पाकिस्तान के मामलात को समझता है, इन पर अबूर रखता है, इनके हल की सलाहियत रखता है। लिहाजा सब लोग मुझ पे भरोसा करें। मैं ये एक्चुअली हर शख्स ने चूंकि ये रवैया इख्तियार कर रखा है, इसलिए आपको लगता यह है कि चाहते तो सब हैं, रिकन्सिलिएशन की बातें भी हो रही हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है, बीच में मसला मैं का है। अब यहाँ पे जी बिल्कुल मसला मैं का है। दूसरी इसमें बात यह है कि पहले आप इस फरीक का, उन फरीकों का तयन कर लें कि कोई एक फरीक ऐसा होगा जिसने कुछ देना है और कोई एक फरीक ऐसा होगा जिसने कुछ लेना है। अब अगर सारे फरीक खुद को ये समझें कि हम सिर्फ देने वाले हैं, ठीक है, हम इनायत करने वाले हैं, तो इस तरह तो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो लिहाजा तमाम इस कज़िये के तमाम फरीकों को ये समझना होगा कि हमने कुछ देना है पहले और कुछ लेना है बाद में। जब तरतीब को इस अंदाज में कर लेंगे कि पहले मैं दूं, उसके बाद फिर मैं किसी और चीज का तकाजा करूं जवाब में,
तो यस, इस सूरत में मुज़ाकरात हो सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए तो दिल भी बड़ा करना होगा ना सबको हबीब साहब, दिल बहुत बड़ा करना होगा इसके लिए सबको। बेशक दिल बड़ा करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े दिल हमने कभी देखे नहीं है। हाँ। कि जो इस अंदाज से सोचे और इस अंदाज से आगे बढ़े। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि इसका पहला जो शर्त है पहली, वो ये है कि पहले मैं कुछ दूं, फिर मैं किसी चीज का तकाजा करूं। अब मसला यह है कि मैं तकाजा पहले कर रहा हूं। हाँ। मैं कहता हूं कि आप पहले तो मुझे जो आपके पास है वो पहले आप मुझे दें, हाँ। उसके बाद फिर मैं आपको वापस कुछ दूंगा। तो लिहाजा ये इस तरह तो बात चल नहीं सकती। तो सबसे पहले तो हमारे तमाम फरीक ये सोचे, उसके बाद जो सबसे ताकतवर फरीक खुद को समझता है, कोई भी, ठीक है, बी इट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बी इट नवाज शरीफ साहब, बी इट कोई भी, जो भी अपने आप को सबसे ताकतवर समझता है तो उसे कदम आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। तो क्या आपको कोई कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा, फिर जो सबसे पिटा हुआ फरीक है इस पूरे केस में, यानी ऐसा फरीक है जिसे रौंद के गुजार दिया, जिसको रौंद के गुजरा जाता है, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रौंदते हुए जी आप रौंद रहे हैं, उनके कारकुन पकड़े जा रहे हैं, मुकदमे उनका चेयरमैन पकड़ा हुआ है, तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि मज़ाकरात या रिकंसिलिएशन किस चीज का नाम सभी को बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा, लेकिन बड़ों को ज्यादा बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे असातिज़ा के एहतजाज के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा लीव इनकैशमेंट और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनका मुतालबा है कि लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी बिल में तरमीम वापस ली जाए। गिरफ्तारियों के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजन तालीमी सरगर्मियों का भी बाइकआउट कर रखा है, जिस पर सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने एक्शन लेते हुए एहतजाज करने वाले 226 मजीद असातिज़ा को शोकॉज जारी कर दिए हैं, जिसके बाद शोकॉज होने वाले असातिज़ा की तादाद 326 हो गई है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। चेयरमैन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस खालिद जावेद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। खालिद जावेद साहब, बड़े दिन हो गए इस मसले को, क्यों अब तक इस मसले पर कोई हल सामने नहीं आ रहा है, और क्या शोकॉज जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिन असातिज़ा को, उनके लिए क्या किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि माशाल्लाह सारे अब हमारे लिए बोलना शुरू हो गए हैं। तो बात यह है कि पहले तो मीडिया पर भी पाबंदी थी, तो आपके सामने ही है सारी सूरत हाल। हमने तो लेटर लिखे, फिर जो है दोबारा लेटर लिखे, फिर जिलों में एहतजाज किया, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो अब फिर यहाँ धरना दिया, जो धरने में हमने 2-3 दिन वहाँ बैठे, हमारी बहनें ख्वातीन भी बैठी सारे, और अपने मसले को बताया। लेकिन गवर्नमेंट ने हट धर्मी करते हुए रात को हम पर जो शब खून मारा, और अभी तक आप देखें कि वो लोग तकरीबन 150 के करीब जो रात को गिरफ्तार किए थे, उसमें ज्यादातर उन्होंने कोई 30 लोगों को 16 MPO के तहत किया था। अच्छा। बाकियों पर FIR दे दी थी। अच्छा। तो फिर जब FIR अगले दिन मुजस्सर के पास पेश किया गया तो रिमांड तलब किया गया, लेकिन उनकी मेहरबानी है, उसने कोई रीजन ना पेश कर सके, तो उन्होंने रिहाई का हुक्म दे दिया। तो फिर तो खालिद जावेद साहब ये बताइए कि आपके तो जो नायब सदर हैं आपके इत्तेहाद के, गालिबन तारिक कलीम साहब, वो अभी तक भी जेर हिरासत है? हाँ जी, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक कलीम साहब पैपला के सदर हैं और वाइस चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है अगीगा के। तो वो उस दिन से अभी तक पाबंद सलासा है। उसका कसूर ये है कि उसने हक की बात की है और अपनी कम्युनिटी के लिए जद्दोजहद की है, जिसकी वजह से फिर उन्हें उस दिन शब खून मार के अरेस्ट किया गया है। कोई लिहाज नहीं ख्वातीन का, कोई लिहाज नहीं। खालिद जावेद साहब, ये मामला तो जहां तक मुझे पता है कि ये तमाम सरकारी मुलाजमीन का है, यानी ये पंजाब के सभी असातिज़ा भी इसमें शामिल हैं और दीगर सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। तो ये बताइएगा कि आपके जो पंजाब हुकूमत से, यानी आपका मसला तो इस वक्त पंजाब हुकूमत से अटका हुआ है, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया इन सारी कोशिशों का, काविशों का जो आप कर रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ यकीन दिलाया आपको? क्योंकि आगे तो यानी पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी हालात हैं, इसमें आप भी थोड़ी सी नरमी दिखाइए ना।
हबीब भाई, हमारी तरफ से तो नरमी नरमी है। ये जो हालात पैदा किए हैं, कोई हमारे टीचरों ने या हमारे मुलाजमीन ने या कोई हमारे क्लास 4 के मुलाजमीन ने तो नहीं पैदा किए जो इस वक्त चल रहे हैं। हमने तो एक बात की थी कि ऐसे हालात आते रहते हैं, कुर्बानी सबको देनी चाहिए। हमारी जो लीव एंड कैशमेंट थी, पेंशन ग्रेजुएटी थी, और बच्चों के लिए जो रिटायरमेंट पर हमें कुछ मिलता था, वो भी एक मुआहदा गवर्नमेंट का। देखो, परमानेंट मुलाजमीन है सारे, तो उसको भी ये हथियाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जावेद साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, इस मसले का हल क्या है? देखिए, मसला ये है कि नो डाउट पाकिस्तान के जो पेंशन के, ग्रेजुइटी के और प्रोविडेंट फंड के लॉज हैं और जो कायदे चले आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के मौशी हालात अब इस काबिल नहीं रहे कि हम इतना ह्यूज बिल पेंशन्स का कौमी खजाने से अदा करते हैं। ये बात तो अपनी जगह फैक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने बतौर रियासत इन लोगों के साथ एम्प्लॉयमेंट का एक मुआहदा कर रखा है। ये यूनिलैटरली आप एक मुआहदे को तब्दील नहीं कर सकते। ये करना ही नामुनासिब है। आपके जितने मुलाजमीन इस वक्त मौजूद हैं जो दरअसल पुराने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आए थे, तो उनकी तो पेंशन, उनकी अर्नड लीव, उनकी सारी चीजें आपको उसी तरह करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए जिस तरह पहले रही हैं। लेकिन अब जो नई एम्प्लॉयमेंट है, मिसाल के तौर पे आप एक कट ऑफ डेट रखें कि जनाब ये कट ऑफ डेट है, इसके बाद जो भी नई एम्प्लॉयमेंट होगी उसकी जो पेंशन है वो शेयर्ड पेंशन होगी। यानी उसमें अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूं तो मैं भी कुछ हिस्सा दूंगा, फिर वो पेंशन फंड बनेगा, वो पेंशन फंड मैनेज होगा और अल्टीमेटली वो मेरी ही कमाई जो है एक खास मुअय्यन वक्त पे मुझे वापस मिल जाएगी। दुनिया भर में इस तरह की कंट्रीब्यूशन के सिस्टम के ऊपर पेंशन्स चलती हैं। आपके इंडिया ने कर ली है, अपने अमेरिका में बहुत पहले से हो चुकी है, हम तो और वैसे भी हर दुनिया चीज के में मुख्तलिफ पीछे हैं। ममालिक हैं जहां पे सिलसिला चल रहा है। तो हमें ये करना तो पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे मुसीबत ये है कि आप हमें, चूंकि पाकिस्तान में एक चीज आपको पता है, मैं बार बार अर्ज करता हूं, एक ही चीज वाफर है, वो है नालायकी। चूंकि नालायकी इतनी बड़ी मिकदार में पाकिस्तान में पाई जाती है कि आप एक छोटे से मसले को भी सुलझाने लगते हैं तो उसके नतीजे में आपको हुकूमत के ताकतवर तरीन कवानीन इस्तेमाल करें। मतलब तारिक अलीम का क्या कसूर है भाई, आपने उसको 16 एमपीओ में गिरफ्तार किया हुआ, और लोगों का क्या कसूर है, उनके ऊपर मुकदमा कत्ल बनवाएं, उनके ऊपर बलवे के, दहशतगर्दी के पर्चे करवाएं। ये कोई तरीका है मामला को हैंडल करने का? इसका मतलब यह है कि नालायक जब आपके आला तरीन ओहदों पे बैठ जाते हैं तो वो एक छोटे से बहरहाल मसला हल तो करना पड़ेगा। अभी प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म, आपसे मुलाकात अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।